वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास आपकी 1 बजे नहीं हो पाई थी, तो किसी वजह से तो क्लास को थोड़ा सा 5:30 बजे किया गया। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ से किसी को कोई भी समस्या किसी बच्चे को नहीं होगी ना। आज आपकी 1 बजे क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारण से। नमस्ते, नमस्ते, जय हिंद, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदनम। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे प्यारे साथियों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फर्स्ट टाइम बेटा, वो क्लास का टाइमिंग 1 बजे है, लेकिन आज किसी वजह से 1 बजे हो नहीं पाई थी क्लास, है ना। हाँ, आज हमें हमारे पिताजी ने पकड़ लिया 11 बजे कि हमारे साथ चलो। अब समझ रहे हो, पिताजी का मतलब है द डॉन इन दिस वर्ल्ड, द अनडिक्लेयर्ड डॉन। तो हम उनको मना नहीं कर पाए। मैंने कहा ठीक है, चलिए हम चलते हैं, है ना। पिताजी जानते हैं ना, एकदम डॉन टाइप के आदमी होते हैं पिताजी। बोले भी हमारे साथ चलना है तुम्हें। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे साथ चल देंगे, कोई समस्या नहीं है। जय हिंद जी। तो पता चला कि 5:30 पे क्लास आप ले सकते हो। बड़े अक्षर में लिखिए, अभी तो शुरू ही नहीं किया। अभी तो शुरू नहीं किया बेटा, शुरू ही नहीं किया। वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। क्लास की टाइमिंग 1 बजे होती है, लेकिन किसी वजह से आज 1 बजे क्लास हो नहीं पाई थी, तो क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलो बगा, इस समय क्लास को कर देते हैं। मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? पहले एक वीडियो अपलोड अभी हम बोल देंगे, अभी अपलोड कराएंगे उसको। ऐसा कोई संभावना नहीं है कि पुरानी वीडियो अपलोड ना हो। वेरी गुड इवनिंग। न्यू चैप्टर इसलिए है क्योंकि हम एवोल्यूशन डेवलपमेंट ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं। अच्छा टॉपिक है, सुनने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, और पता भी होना चाहिए। ठीक है, नमस्ते, नमस्ते। कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कब लेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट लेंगे तुरंत इस ज्योग्राफी एक बार। चूंकि देखिए हम अपने गांव से क्लास ले रहे हैं, तो जैसे ही दिल्ली पहुंच जाएंगे कल या परसों, तो कोशिश करेंगे पॉलिटी वाली क्लासेस को भी, ठीक है, हम शानदार तरीके से शुरू करेंगे। सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाओ सर। सर पे काफ़ी दबाव रहता है, ठीक है, क्लास का भी और ये कहने वाले लोगों का भी कि सर पढ़ाओ सारी चीज़ें। ओके सर, चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, तो हम लोग बात कर रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की। पृथ्वी से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ अर्थ, रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और अति उत्तम तरीके से आप लोग इस चीज को समझ रहे हो। और मैंने आपको कुछ कल बात बताई थी कि इस प्रकार के सिद्धांतों में 2 प्रकार के सिद्धांत हैं। पहला बताया था मोनिस्टिक और ड्युअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। यही तो बात थी, मोनिस्टिक और ड्युअलिस्टिक कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे। क्यों बेटा, किसी को कोई भी समस्या हो तो बताइए। मोनिस्टिक और ड्युअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, आज बहुत शानदार चीजें बताऊंगा आपको। द्वैतवादी और एक अद्वैतवादी संकल्पना है। अद्वैतवादी संकल्पना है, इसकी हम बात कर रहे थे। पहले वाले समझ लो जरा, जो ऊपर वाले लिखे हैं। ऊपर वालों में कहता है कि जो पृथ्वी और बाकी ग्रह बने हैं वो एक ही चीज से बने, मतलब कोई दूसरी चीज थी ही नहीं। दूसरे जब बात आती है द्वैतवादी की, तो द्वैतवादी चीजें कहती है कि नहीं नहीं, पृथ्वी जब बनी है, नमस्ते बेटा नमस्ते, पृथ्वी जब बनी है तो पृथ्वी के बनने में 2 चीजें थी, 2 चीजें थी, जिसे द्वैतवादी कहते हैं। हम इस पर बात कर रहे थे, और मैंने कल आपको कांट का कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। कांट का जो गैसियस कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया था। आज मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लाप्लास का न्यूक्लियर हाइपोथेसिस। ठीक है, अद्वैतवादी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। कल मैंने कांट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको। कांट का कॉन्सेप्ट मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको लाप्लास वाली बात बताऊंगा कि लाप्लास ने क्या कहा और क्या बताया। लाप्लास की पुस्तक एक्सपोजन डू सिस्टम डू मोंडे, है ना,
द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड मोंडे। आइए इस कॉन्सेप्ट में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है लाप्लास। लाप्लास नेबुला हाइपोथेसिस। नेबुला हाइपोथेसिस, समझिए, हिंदी में लिख लेते हैं इसको। लाप्लास की निहारिका संकल्पना। लाप्लास की निहारिका संकल्पना, हेडिंग डाल दीजिए, क्लास में नंबर डाल दो। फॉर्मेशन ऑफ स्टार अमित मैंने पूरा पढ़ाया बेटा, आप कहां थे? मैंने पूरा पढ़ाया है। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? आप सबसे पहले इस चीज को आप समझिए। सबसे पहले तो हु वाज लाप्लास, है ना? लाप्लास वाज ए फ्रेंच स्कॉलर, है ना? लाप्लास एक फ्रेंच स्कॉलर थे। लाप्लास एक फ्रेंच विद्वान है। लाप्लास एक फ्रांसीसी विद्वान थे। क्या थे? फ्रांसीसी विद्वान। लाप्लास was a French scholar. लाप्लास was a French scholar. लाप्लास एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इनकी एक पुस्तक है एक्सपोजन ड्यू सिस्टम। इनकी एक बुक है एक्सपोजन ड्यू सिस्टम। ड्यू मोंडे। अब आप कहोगे ये कौन सी भाषा हुई सर? तो ये भैया फ्रांसीसी भाषा है। कैसी भाषा है? ये फ्रांसीसी भाषा है, एक्सपोजन ड्यू सिस्टम ड्यू मोंडे, जिसका अर्थ होता है द पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड। द पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड। इस पुस्तक में इन्होंने कुछ बताया, द पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड। ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आप एक चीज को बड़ा हाईलाइट तरीके से समझिए। जब मैं आपसे निहारिका या नेबुला शब्द का इस्तेमाल करूं, जब मैं आपसे कहूं कि निहारिका और नेबुला क्या होती है, तो इट इज द क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। ये समझ लीजिए, ये क्या कहता है? इट मींस ये क्या होता है? द क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। द क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। ये धूल और गैस का बादल होता है। क्या होता है? एक धूल और गैस का बादल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को समझिए कि ये धूल और गैस का बादल होता है। बेटा एक मिनट, अभी अच्छे से आप समझिए थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि या तो दो ही विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प या तो मैं इन कॉन्सेप्ट को छोड़ दूं, जाने दूं, और मैं ये मान लूं कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, और पेपर में आएगा तो मैं फिर वही बोलूं जो लोग बोलते हैं कि लोग क्या बोलते हैं कि अरे छोड़ो जाने दो, एक दो सवाल गलत हो गया तो क्या। या फिर मैं आपको इसे समझा के चलूं। जब मैं इसे समझा के चल रहा हूं तो यू हैव टू कंसंट्रेट। आपको फुली कंसंट्रेशन से चीजें समझनी होंगी, ठीक है? गोपाल, तुम्हारी शिकायत बहुत रहती है ना? तुम फिलहाल अभी पढ़ो, ठीक है बेटा? चलो चलिए, तो होता क्या है कि इन्होंने क्या बताया कि शुरुआत में इन्होंने बताया कि एक नेबुला था, एक निहारिका थी। एक निहारिका थी, देयर इज ए नेबुला।
बहुत ध्यान से समझना बेटा, देयर इज ए नेबुला। और ये जो नेबुला है, आप इसको ऐसे बना सकते हो कि देखो ये गैस का बादल हो गया, ये एक नेबुला है, ठीक है। ये जो नेबुला है क्या हुआ सर? बेटा ये है एक नेबुला, नेबुला मतलब गैस का बादल। और नेबुला से क्या हुआ कि इस नेबुला से लगातार हीट निकल रही थी। अगर आप थर्मोडायनामिक्स को थोड़ा भी समझते हैं तो आप ये बात जरूर जानते हैं, ठीक है। सर जी आपके बाल कैसे पक गए? बाल हमारे पके हुए ही थे, हम डाई से कराते, कल काले करा लेंगे। देखो, तो बेटा ये जो नेबुला थी, ये नेबुला क्या कर रही थी? ये नेबुला इससे दो चीजें निकल रही थी। एक तो निकल रही थी रेडिएशन, और एक निकल रही थी इससे हीट। प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड, ठीक है। इससे विकिरण निकल रही थी और इससे ऊष्मा भी निकल रही थी। क्या निकल रही थी? ऊष्मा। मुझे कमेंट करके बताइए, अगर किसी चीज से ऊष्मा बाहर निकल जाए, तो ऊष्मा अगर लगातार किसी चीज से बाहर निकलेगी तो द प्रोसीजर ऑफ कूलिंग विल बी स्टार्ट। अगर किसी चीज से हीट बाहर निकल जा रही है तो वो ठंडी होगी, और ठंडी होने के बाद चीजें श्रिंक होती हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ? इस नेबुला से क्या निकल रही थी? इस नेबुला से, ये जो नेबुला है, इस नेबुला से हीट निकल रहा था। क्या निकल रहा है? इस नेबुला से निकल रहा था हीट। क्या निकला है बाबू? हीट निकला है, ठीक है। और हीट होने के कारण, हीट के बाद जैसे ही हीटिंग बाहर हुई, जैसे ही ऊष्मा बाहर निकली, ये नेबुला ठंडी हो गई, ठीक है। नेबुला का जो है, नेबुला के साथ दो प्रोसेस हुए। पहला प्रोसेस बेटा कूलिंग का हुआ, और मैं आपको बता दूं, ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत ये कहते हैं कि जब कोई चीज ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है, जब वो कोई चीज सिकुड़ेगी तो वो छोटी हो जाएगी। अब आप मुझे बहुत अच्छे से एक चीज बात बताइए कि मान लीजिए कोई चीज सिकुड़ रही है, तो उसकी हीट बेटा घटेगी कि बढ़ेगी? उसकी हीट घटेगी या बढ़ेगी? बताओ। उसकी हीट, कूलिंग का जो प्रोसेस होगा, तो वो सिकुड़ेगी कि फैलेगी? कमेंट करके बताइए। ऑब्वियस बात है सर, वो सिकुड़ेगी, और सिकुड़ने के बाद ये नेबुला और तेजी से घूमेगी। याद रखना, एक नेबुला थी, और जैसे ही कूलिंग का प्रोसेस होता है, ये श्रिंक हो जाती है, ये सिकुड़नी प्रारंभ हो जाती है। इसका सिकुड़ना क्या हो जाता है? इसका सिकुड़ना हो जाता है प्रारंभ। क्या हो जाता है? इसका सिकुड़ना प्रारंभ हो जाता है। बेटा कोई चीज छोटी हो जाएगी तो वो तेज नहीं घूमेगी। मान लो पहले कोई घूम रहा है और अचानक से वो छोटा, तो वो और तेज घूमेगा। तो इसका, ये कूलिंग हो जाएगी, सिकुड़ेगी, सिकुड़ने के बाद इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी। बड़ी चीज आराम से घूमती है, छोटी कर दो फर 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 तेज घूमेगी, ठीक है। वो तेजी से सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगी, और जब ये सिकुड़ना प्रारंभ होगी तो और तेज स्पीड से घूमने लगी। ये जो गैसों का बादल था नेबुला, इसमें से जैसे ही हीटिंग इसमें से निकली नेबुला, नेबुला या तो कूलिंग होनी शुरू हुई, और कूलिंग होने के बाद श्रिंकिंग, सिकुड़ना इसका शुरू हो गया, ठीक है। जैसे ही ये नेबुला सिकुड़ा, नेबुला ये जिसे हम बोल रहे हैं, जैसे ही बेटा इसका श्रिंकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, क्या प्रोसेस शुरू होता है? श्रिंकिंग प्रोसेस शुरू हुआ। जैसे ही श्रिंकिंग, सिकुड़ने का प्रोसेस शुरू हुआ, इसकी घूमने की गति तेज हो गई। घूमने की गति क्या हो गई? घूमने की गति हो जाती है तेज। इसका जो रोटेशन है, इसका रोटेशन फास्ट हो गया। इसका रोटेशन हो गया फास्ट, इसका रोटेशन इंक्रीज हो गया। और जब इसका रोटेशन इंक्रीज हुआ, जब इसका रोटेशन इंक्रीज हो जाता है, तो इसके रोटेशन के इंक्रीज होने के बाद, जैसे ही इसका रोटेशन इंक्रीज हुआ, इसमें से गैस के छल्ले, इसमें से गैस का एक छल्ला बाहर निकला। इसमें से गैस का छल्ला बाहर निकल गया। गैस का छल्ला निकला बाहर। द रिंग ऑफ गैस,
द रिंग ऑफ गैस। देखिए, समझिए, ये नेबुला थी, नेबुला जब ये डेंस होगी तो तेज घूमी, और तेज घूमने के बाद इसमें से एक छल्ला बाहर निकला, ये छल्ला इसमें से बाहर निकल गया, और इसी छल्ले में, इसी छल्ले से, इसी छल्ले से हुआ क्या, इसी छल्ले में छोटे छोटे ग्रह बनते चले गए। इसी छल्ले, ये छल्ला फिर बाद में और डेंस हो गया, और इसी छल्ले में से ग्रह बन गए, और बचा हुआ हिस्से में से सूर्य बना। इस तरीके से इसी छल्ले में से ग्रह बने। इसी जो ये जो रिंग बनता तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो रिंग आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये जो रिंग आपको दिख रहा है, इसी रिंग में से क्या बन गए, ग्रह बने। इसी रिंग में से प्लैनेट्स बन जाते हैं। बात समझ में आ गई? ये है लाप्लास का कॉन्सेप्ट। कौन सा? लाप्लास का कॉन्सेप्ट। ठीक है। और इसी छल्ले में से धीरे धीरे होकर ग्रह बनते चले गए। बाद में एक और फ्रेंच स्कॉलर हैं जिनका नाम रॉस था, उन्होंने इसमें एक नई चीज को जोड़ दिया। ठीक है, छल्ले में से ग्रह बने, जो बचा हुआ भाग था, जो बचा हुआ भाग है, बचे हुए भाग से सूर्य बना, बचे हुए भाग से सूर्य बना, बचे हुए भाग से सूर्य बन गया, बचे हुए भाग से सूर्य बना। एक मिनट, अब आप यहां समझ लीजिए। यह तो बात कही थी लाप्लास ने। किसने कही थी? लाप्लास ने कि एक रिंग अलग हुई और उसी रिंग में से ग्रह बने, प्लस उपग्रह बने। ठीक है, प्लस सैटेलाइट्स, इसी में से फिर उपग्रह भी बने हैं। उम्मीद करता हूं यह वाली बात आपको यहां तक समझ में आ गई है। हैव यू एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं। बाद में एक और फ्रेंच स्कॉलर हुए, रॉस। एक दूसरे फ्रेंच स्कॉलर हैं, एक दूसरे फ्रेंच स्कॉलर थे, फ्रेंच स्कॉलर जिनका नाम रॉस था। उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, नमस्ते, कि इस तरीके की रिंग बाहर आई है, इस तरीके की रिंग बाहर आई है। ठीक है, और इस तरीके की एक रिंग बाहर नहीं आई थी। लाप्लास कहते थे कि एक ही रिंग बाहर आई, उसी में से ग्रह बनते चले गए, जो बचा वो सूर्य बन गया। रॉस बोले कि नो, इट्स नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। सच ये है कि एक रिंग नहीं आई थी, एक रिंग नहीं आई थी, और रिंग बहुत सारी बाहर निकली, मतलब 9 रिंग बाहर निकली। रॉस ने कहा कि एक रिंग से सभी ग्रह नहीं बने, एक रिंग से नहीं, एक रिंग से नहीं, बहुत सारी रिंग बाहर आई, बहुत सारी रिंग बाहर आई थी। बहुत सारी रिंग क्या आई? बाहर आई, और हर एक रिंग से एक ग्रह बना, हर एक रिंग से, जिसे हम छल्ला कह रहे हैं, हर एक रिंग से एक ग्रह बना। समझ गए? रॉस और लाप्लास में सिमिलरिटीज हैं। लॉस और बेटा आज आज के लिए है अभिषेक, है ना। छल्ला क्या होता था? रिंग, गैस का छल्ला, गैस बाहर निकली। ये आज आज के लिए है। समय 1 बजे होता नहीं समय, तो वो थोड़ा सा क्या हुआ था कि आज 1 बजे क्लास ले नहीं पाए थे, तो सोचा कि आज इस समय क्लास ले लें। तो एक रिंग से नहीं, अलग बहुत सारी रिंग निकली, और हर एक रिंग से एक छल्ला बना है। ठीक है, तो ये तो थी बात, ये तो थी बात जो मोनिस्टिक अप्रोच है, अद्वैतवादी। इनमें क्या सच्चाई थी, क्या झूठ, वो इस समय तो फिर अब बहुत सारी रिसर्च इस बात पर चल पड़ी है। अब हेडिंग डालिए ड्युअलिस्टिक अप्रोच, जो ये कहती है कि नहीं, एक निहारिका नहीं थी, 2 पिंड थे जिससे ग्रह बने हैं, 2 पिंड थे जिससे ग्रह बने हैं। ठीक है, अब डालिए दूसरे कॉन्सेप्ट जो ड्युअलिस्टिक अप्रोच है। कौन सी? हाय, ड्युअलिस्टिक अप्रोच। ड्युअलिस्टिक अप्रोच,
द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत। निहारिका क्या होता है? गैस का बादल होता है, गैस का और धूल का बादल होता है। जो हो रहा है पटना में वो सही नहीं हो रहा है। बच्चों की बात सुननी चाहिए। बच्चे चाहते क्या हैं? फेयर एग्जाम कराना किसी पे कोई एहसान थोड़ी कर रहा है कोई सरकार। अगर कोई फेयर एग्जाम करा दे रही है तो उस पर कोई एहसान नहीं है ना। ठीक है, देखिए, इन सिद्धांतों के अनुसार, इनके अनुसार ग्रह और उपग्रह, ग्रह और उपग्रह दो पिंडों से मिलकर बने हैं। दो पिंडों से मिलकर बने। क्या कहते हैं ये कहते हैं प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट आर मेड ऑफ टू बॉडीज, आर मेड ऑफ टू बॉडीज। ये किससे बने हैं? दो से मिलकर बने हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें बाई पेरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। दैट्स वाई these concepts are biparental concepts। इन्हें बाईपेरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है चैम्बरलिन और मोल्टन। चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रह अणु परिकल्पना। मोल्टन की ग्रह अणु परिकल्पना। चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रह अणु परिकल्पना। प्लैनेटेसिमल कॉन्सेप्ट, बल्कि हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन, चैम्बरलिन एंड मोल्टन। चैम्बरलिन एंड मोल्टन, यह है सबसे पहला कॉन्सेप्ट। कौन सा? प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस फॉर द चैम्बरलिन एंड द मोल्टन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं सर? अब देखो, कुछ चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो एक अलग मामला है, लेकिन हो कुछ भी, सब ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि कोई आदमी चीटिंग करो तो ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। अब क्लियर कर दीजिए ना भाई, एसएससी को क्लियर करना चाहिए कि क्या, व्हाट आर द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइजेशंस, कि हम इस आधार पर, ताकि बच्चे को भी क्लियर रहे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, वो बच्चे का विश्वास बना रहे, है ना। हम जानते हैं कि कुछ समय एक ऐसा भी आया था कि जब लोगों ने ये समझ लिया था कि अरे सरकारी नौकरियां तो बिक जाती हैं, तो लोगों ने ये सबर कर लिया था कि अरे यार किसी की नंबर नहीं लगता, किसी का नंबर नहीं आता, तो ऐसी स्थिति क्यों लानी? बच्चे का उससे थोड़ा सा भरोसा डगमगाता है। हम बस इतना हम जानते हैं। चलिए, क्या है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन? ग्रह अणु परिकल्पना। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस क्या कहता है?
प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस, जिसे ग्रह अणु परिकल्पना कहते हैं। पढ़ लो बच्चा ध्यान से। हम जैसे भी हैं, पर हम एक बात जरूर जानते हैं कि हमारे जैसी कोई जो आपको ज्योग्राफी इस फीस में नहीं पढ़ाएगा, है ना, ये याद रख लेना। ये कब दिया गया कॉन्सेप्ट? इस कॉन्सेप्ट का साल है, या तो कुछ लोग 1900 भी लिखते हैं या कुछ लोग 1905 भी लिखते हैं, ये क्लियर नहीं है कि ये कब आया था। इसके अनुसार किस तरीके से ग्रह बने, इसके अनुसार दो वस्तुएं थीं, दो तारे थे। इसके अनुसार देर आर टू स्टार्स। कितने थे? 2 स्टार्स। ठीक है, राम राम जी, राम राम साहब। इसके अनुसार दो तारे थे, 2 स्टार्स। एक था हमारा सूर्य, एक था हमारा सूर्य, अवर सन। जो बच्चे नए हैं मैं आपको बता दूं, हमारा सूर्य भी एक तारा है, हमारे तारे का नाम सूर्य है। विवेक सैनी 1 बजे क्लास होती है बेटा। जो बच्चे डाउट में हैं, मैं आई विल क्लियर यू कि 1 बजे क्लास होती है। आज 1 बजे क्लास हो नहीं पाई थी किसी वजह से, तो आज हम इस समय ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हमारा जो तारा है, याद रखिएगा कि जो हमारा तारा है उसका नाम सूर्य है। सूर्य भाई, हमारे तारे को सन कहते हैं, है ना। तो उल्टा भी कह सकते हो, अवर सन इज ए स्टार। ठीक है, अवर सन इज ए स्टार। एक हमारा तारा था, दूसरा उसका साथी तारा था। एक था साथी तारा, एक दूसरा तारा भी था। देयर इज ए अदर स्टार। अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि हमारा ये तारा है, ये हमारा तारा है। इस पर रंग ही भरो। ये हमारा तारा है, इसके साथ में एक और तारा था। एक और तारा इसके साथ था। ये 2 तारे थे। देयर आर 2 स्टार्स, है ना। 2 तारे हैं, एक तारा यहां था, एक तारा यहां था। अब हुआ क्या कि दोनों तारों को गुरुत्वाकर्षण ने काम किया। इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया था। इन दोनों के बीच में ग्रेविटी निकली। कैसे काम किया? गुरुत्वाकर्षण बल में। ठीक है, किसमें है? गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया दोनों तारों के बीच में। अब 2 तारे हो गए, क्योंकि ये ड्युअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें से क्या हुआ, इसमें से कुछ मटेरियल निकला। इस तारे में से क्या निकला? इस तारे में से कुछ मटेरियल निकला। कुछ मटेरियल निकला इस तारे से। इस तारे से कुछ मटेरियल निकला, और इसी मटेरियल के ठंडा होने पर, ठंडा प्लस सघन होने पर, यही मटेरियल कूल होता चला गया, प्लस यही मटेरियल डेंस होता चला गया, और इसी वजह से ग्रह और उपग्रह बने। ग्रह प्लस उपग्रह बनते चले गए। इसी वजह से प्लैनेट प्लस सैटेलाइट बनते चले गए। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम सब सूर्य से निकले हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम सब किससे निकले हैं? हम सब सूर्य से निकले हैं। इन्होंने कहा कि 2 तारे थे, देयर आर 2 स्टार्स। एक था हमारा सूर्य, दूसरा था एक और तारा, जिसे साथी तारा कहा गया है। इसको आप लिख सकते हो कि ये, अगर क्लियर रहे, कि ये साथी तारा है। ये साथी तारा,
इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगा, इसमें से कुछ मटेरियल निकला और उस मटेरियल के कूल प्लस डेंस होने से ग्रह और उपग्रह बने। क्लियर हो गई ये बात है जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, जो चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था। उसके बाद आते हैं जेम्स एंड जीन्स महोदय, जीन्स एंड जेफरीज। जीन्स एंड जेफरीज आए। कौन आए? जीन्स एंड जेफरीज। सर तारे का क्या नाम है? साथी तारा कोई और तारा नहीं, हमारे तारे का नाम सूर्य है। द नेम ऑफ अवर स्टार इज सन। हमारे साथी तारे का नाम सूर्य है। चले सर, वॉट एवर यू आर एक्सप्लेनिंग राइट इन इंग्लिश सो दैट वी कैन वेल अंडरस्टैंड। बेटा हम तो पूरी कोशिश करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने की, बट फिर भी कोई समस्या अगर आ रही है तो हम उसको बताइए, सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। दूसरे आए जेम्स जीन्स एंड जेफरीज। कौन है? जेम्स जीन्स एंड जेफरीज। जेम्स जीन्स, जेफरीज एंड जीन्स, जेफरीज एंड जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, जीन्स का टाइडल कॉन्सेप्ट, टाइडल कॉन्सेप्ट, जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, जीन्स और जेफरीज, जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, की ज्वारीय परिकल्पना ठीक है सर, सुनिए ना, सुनाइए ना, सुनाइए। मैंने आज ही ज्वाइन किया है, स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप सभी? सर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया है, हो ही नहीं सकता, हम तुम्हें ब्लॉक क्यों करेंगे? आपको हमने अपने इस परिवार में ब्लॉक करने के लिए जोड़ा है या आपसे बातचीत करके पढ़ाने के लिए जोड़ा है? सर यूज द बाइलिंगुअल लैंग्वेज, ऐसा कोई कह नहीं सकता। ठीक है गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ समझने के लिए बेटा इसमें है नहीं विशाल, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही तो सर कोई बात नहीं, अच्छा तरीका है। ठीक है, थैंक यू सर, पहली बार समझ पाया। आइए, स्वागत है आपका। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है? इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले देने वाले शख्स थे जेम्स जीन्स। कौन थे? 1919 में जेम्स जीन्स ने दिया था। 1919 में जेम्स जीन्स, 1929 की बात है। अब आप मुझसे पूछोगे सर आप साल क्यों लिखवा रहे हो? आप अपना पेपर जाकर देखो, पेपर जाकर देखो। उस पेपर में आजकल सवाल पूछ रहा है, क्योंकि जब से ये टीसीएस के हाथ में पेपर आया है, टीसीएस वाले पता नहीं किस तरीके से पेपर बनाते हैं, उल्टा पुल्टा किस्म करके, तो वो मैं पूरी कहानी उसको मैनेज करके चलता हूं। 1929 में जेफरीज, जेफरीज ने संशोधित किया। जेफरीज, जेफरीज क्या करते हैं? इसमें अमेंडमेंट करते हैं। आइए, क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है सर, नए हैं ना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरविंद जी क्या समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके बताइए बेटा। देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा हम कमेंट इसलिए भी लेते हैं क्योंकि समस्या सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि देखिए हमारा सूर्य था, इन्होंने बताया कि देखो हमारा एक सूर्य हुआ करता था, इन्होंने बताया कि हमारा एक सूर्य है,
हमारे सूर्य के साथ में एक और तारा भी हुआ करता था। एक और तारा भी हमारे सूर्य के साथ हुआ करता था। यह बात तो चैम्बरलिन और मोल्टन ने भी बताई कि एक ऐसे था और एक तारा ऐसे था, दो तारे थे। हुआ क्या कि इन तारों की, ये जो तारा है, ये तारा घूमते हुए सूर्य के नजदीक आ गया। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती ही करती है ना। ये साथी तारा है। ये क्या है? ये साथी तारा। ये साथी तारा है और ये है हमारा सूर्य। ये हमारा सूर्य है, दैट इज हमारा तारा, और हमारा तारा का नाम सन है। बहुत ध्यान से समझिए बेटा, एक मिनट। गुड़िया की तबीयत अब ठीक है, अब वो घर आ गई है, गुड़िया की तबीयत ठीक है। एक दो दिन गांव में उसको रखेंगे, थोड़ा ठीक हो जाएगा, तुरंत दिल्ली के लिए मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब समझिए। तो ये जो साथी तारा और ये जो सूर्य था कि भाई ये नजदीक आए एक दूसरे के। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल एक यूनिवर्सल फोर्स है, वो हर जगह लगता है। अब जब यूनिवर्सल फोर्स है और ग्रेविटी इनके बीच में लगी तो इसमें से कुछ मेटेरियल अलग हो गया। इनके बीच में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम करना शुरू किया। क्या काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। किस फोर्स ने काम करना शुरू किया? ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम करना शुरू किया इनके बीच में। ठीक है, अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स ने इनके बीच में काम करना शुरू किया भैया, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें से कुछ पदार्थ बाहर निकला। इसमें से एक पदार्थ इस तरीके से बाहर निकला, इस तरीके से। इस तरीके से इस पदार्थ एक रूप में बाहर निकला था, इस तरीके से। इसमें से, इस सूर्य से बाहर निकला यह पदार्थ। और इस पदार्थ ने शेप कैसी बनाई? इस पदार्थ ने कुछ ऐसी शेप बनाई, इस तरीके से। इसे फिलामेंट कहा गया। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि सर आप पढ़ा क्या रहे हैं। आज तो कमाल हो गया, हम तो गदगद हो गए। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक फिलामेंट अलग हो गया। एक तंतु या फिलामेंट फिलामेंट अलग हो गया। वजह क्या थी? इसकी वजह थी ग्रेविटी। इसकी वजह थी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ये जो फिलामेंट है, ये जो तंतु है, ये इससे अलग हो गया। अब जब ये फिलामेंट इससे अलग हो गया तो यहां तक बात समझ गए। एक साथी तारा था, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, फोर्स की वजह से इसमें से मटेरियल निकला। ये मटेरियल देखिए, जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट था उसमें मटेरियल ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसमें मटेरियल ऐसा दिख रहा है जो एक शेप ले रहा है। क्या ले रहा है? मटेरियल एक शेप ले रहा है। ठीक है, ठीक है, समझे? एक शेप, मनीष क्लियर हो गई? एक शेप लेके अलग हुआ, जैसे फिलामेंट कहा गया। अब फिर क्या हुआ? जब तंतु या फिलामेंट इससे बाहर निकला ग्रेविटी की वजह से, तो होता क्या है? यह फिलामेंट सूर्य से बिल्कुल अलग हो गया। यह फिलामेंट सूर्य से अलग हो गया। सूर्य से अलग हो गया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, this filament separated from sun.
दिस फिलामेंट सेपरेटेड फ्रॉम सन, है ना। बेटा देखिए, मैं मानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि अब 9वीं 10वीं के बाद बहुत दिनों बाद ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उसमें थोड़ी समस्या हो सकती है, बट ट्राई टू टीच, ठीक है, मतलब ट्राई टू स्टडी। टीच तो हम कर ही रहे हैं, आप कोशिश करो थोड़ा समझने की, वो आएगा समझ में, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए होता है भाई, ऐसा नहीं है ना कि कोई एकदम एक कहावत चलती है, क्योंकि माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, सीखना पड़ता, सिखाना पड़ता, हम कोशिश कर रहे हैं पूरा सिखाने की। ये फिलामेंट, ठीक, ये फिलामेंट पूरी तरीके से सूर्य से अलग हो गया और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। ये हमारा सूर्य रहा, और इस तरीके से सूर्य, और ये भी पूरी तरीके से ये फिलामेंट अलग हो गया। हम्म, ये जो फिलामेंट है, ये इसी से निकला, ये फिलामेंट अलग हो गया, बिल्कुल। इसको आप यहां से समझ भी सकते हैं, डायग्रामिकली मैंने आपको समझा दिया है। दैट इज सन, दैट इज सन, और ये अलग हुआ फिलामेंट, अलग हुआ फिलामेंट, ये इससे अलग हुआ फिलामेंट है, तंतु जिसे कह रहे हैं। क्या है? तंतु, ठीक है। नेट ऊपर नीचे हो गया है क्या? रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, हो जा भाई रिफ्रेश। ठीक है, जादू वाला गोला है, ठीक है। अब जब ये फिलामेंट अलग हुआ तो मेरे प्यारे साथियों, आगे ये बताया गया कि इसी फिलामेंट में से ग्रह बने, इसी फिलामेंट में चीजें डेंस होती चली गईं और ग्रह बनते चले गए इसी फिलामेंट से, ठीक है। देखिए क्या बात लिखी गई है आगे, इसी फिलामेंट से बाद में ग्रह और उपग्रह बने, इसी फिलामेंट से ग्रह और उपग्रह बने, इसी फिलामेंट से ग्रह और उपग्रह बने। द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट फ्रॉम दिस फिलामेंट। आइए अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपको सुनकर बड़ा रोचक तथ्य लगेगा। निशु, अब जो देखिए आप, देखो बेटा, एक चीज देखना जरा, सबसे छोटा ग्रह बुध है, उससे छोटा बड़ा शुक्र है, शुक्र के लगभग बराबर पृथ्वी है, और उससे थोड़ा सा बड़ा मंगल है, मंगल के बाद सबसे बड़ा बृहस्पति है, बृहस्पति से कुछ छोटा शनि है, उसके बाद अरुण है, और उसके बाद वरुण है। क्यों बाबू? ऐसे ही हैं हमारे ग्रह, ऐसे ही ग्रह हैं कि नहीं हमारे? इस तरीके से हैं हमारे ग्रह, क्यों? और जब इस तरीके से हमारे ग्रह हैं तो आइए मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं जो नोटेबल है बात। इनके ऊपर ऊपर ऐसे मिलाते चले जाओ, इस तरीके से देखना ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई है, देखो तो जरा कैसा स्ट्रक्चर बन गया है। कैसा स्ट्रक्चर बन गया, बोलो। लुक्स लाइक द फिलामेंट और नॉट? यस और नो में उत्तर दीजिए। इट इज लुकिंग लाइक द फिलामेंट और नॉट? देखो, इट इज लुकिंग लाइक द फिलामेंट और नॉट,
क्या ये फिलामेंट जैसा नहीं लिख रहा है? हाँ या ना लिखिए आशीष, ये नहीं दिख रहा है वैसा? तो ग्रहों का आकार इस हाइपोथेसिस फिलामेंट जैसा दिख रहा है। क्यों? कि हाँ सर कुछ बात तो क्लियर हुई है इससे, ये बात सच है। तो उस जमाने के हिसाब से, हालांकि आज तो जो सबसे खतरनाक थ्योरी है वो बिग बैंग है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी से पहले इसको बड़ा माना जाता था कि अरे यार ऐसा हो सकता है, फिलामेंट वाला कॉन्सेप्ट एकदम लागू होता है। क्यों जी? स्टैटिक जी के आकाश जी संडे से शुरू होगी दोबारा, हम संडे में घर पहुंचेंगे। मटर के दाने जैसा लग रहा है, हाँ। तो ग्रहों का आकार इस हाइपोथेसिस का समर्थन करता है। देखिएगा, हमारे ग्रहों का आकार इसका समर्थन करता है। हमारे ग्रहों का आकार इसका समर्थन करता है। द शेप ऑफ आवर प्लेनेट, द शेप्स ऑफ आवर प्लेनेट सपोर्ट्स दिस हाइपोथेसिस। सपोर्ट्स दिस हाइपोथेसिस, बिल्कुल सपोर्ट करता है ये। हेलो, नमस्ते। इसको सपोर्ट करता है ये कॉन्सेप्ट। यूज द मदर टंग लैंग्वेज, सोनू कुशवाहा। तो हमारी मदर टंग लैंग्वेज तो आप समझ ही नहीं पाओगे। क्यों रे भैया? हमारी मदर टंग लैंग्वेज इतनी खतरनाक है, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे सोनू बाबू। तो मदर टंग पे ना जाओ, ठीक है? जो पढ़ाया जा रहा है उसको बढ़िया से पढ़िए। हमारी लोकल भाषा को ना समझ पाओगे तुम बाबू, पूछोगे कि हो रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक है? तो हमारी, ठीक है, चलिए। मेरे हिसाब से आपकी दूसरी क्लास का समय हो चला है, दूसरी क्लास आपकी शुरू होने वाली है, तो मैं इसको रोकूंगा यहीं पर। तो उसके बाद मैं आपको इससे आगे कल पढ़ाऊंगा। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल ये टॉपिक खत्म हो जाना है। किसका सपोर्ट करते हैं आप? मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? चलो, हाँ वो स्टार्टेड है ज्योग्राफी का। बेटा 1 बजे क्लास होती है, लेकिन आज किसी वजह से 1 बजे क्लास हुई नहीं। यूपीएससी लेवल पढ़ा रहे हो? अरे हम अच्छा ही लेवल पढ़ा रहे हैं ना, कम तो नहीं पढ़ा रहे आपको। ज़्यादा पढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा पढ़ाने से क्या दिक्कत है तुम्हें? ठीक है बेटा, चलिए अब मैं आपसे अगली क्लास में मुलाकात करूंगा, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास का समय हो रहा है। चलिए, थैंक यू, गुड बाय एंड गुड नाइट।